जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्रतिदिन हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो कि लगातार तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी अनेक परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके प्रश्न का सॉल्यूशन के साथ साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट्स को लगातार देखते हैं तो विश्वास कीजिए, आप किसी भी हिंदी की परीक्षा में 95% से ऊपर अंक लाने की गारंटी रखते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहे हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 10, 8, 5। आपको 3 सेकंड मिलते हैं आंसर करने के लिए, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी यानी 8 तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं वो 8 हैं। देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों की अगर बात करते हैं तो बोलियां जो होती हैं वो उपभाषा के अंतर्गत आती हैं और उपभाषा हमारे पास होती हैं 5। उपभाषा कितनी होती हैं? 5। उपभाषा के अंतर्गत 18 बोलियां होती हैं। कुल कितनी बोलियां होती हैं? 18 बोलियां होती हैं। लेकिन अगर मुख्यतः कहेंगे तो मुख्यतः आप कहेंगे कि हमारे पास 8 बोलियां हैं। अब ये उपभाषा क्या होता है भाई? उपभाषा आपने सुना होगा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सब शौर सेनी या भ्रंश से निकले हुए अंग हैं। उपभाषा के अंतर्गत शौर से पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये सारे के सारे उपभाषाएं होती हैं। इनके अंतर्गत जो बोलियां होती हैं उन बोलियों की संख्या कुल मिला के 18 होती है। इतना ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? ये कह रहे हैं सतसई, रामलला नहछू, पृथ्वीराज रासो या आल्हा उदल। 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वीराज रासो तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज रासो है। ये पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई द्वारा, ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, चंद्र बरदाई द्वारा ये जो है कि पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। और किसके लिए लिखा गया था? पृथ्वीराज चौहान जो थे, राजा पृथ्वीराज चौहान, उनके जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है इसमें। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इतिहास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है वीर रस का, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ये कह रहे हैं कौन सा काल विभाजन नहीं है, मतलब हिंदी कई काल के अंतर्गत विभाजित है, तो इसमें से कौन सा काल विभाजन नहीं है? तो आपने कहा आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या संयुक्त काल। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त काल तो बिल्कुल सही जवाब है। आधुनिक काल, भक्ति काल और रीति काल के अंतर्गत ये विभाजित है। जो आदि काल है, एक होता है इसमें आदि काल, वो 650 ईस्वी 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी चला। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, उसी कहते हैं भक्ति काल, ये जो है चला है 1350 से 1650 ईस्वी तक। और उत्तर मध्यकाल जो है वो 1650 से लेकर 1850 तक। और आधुनिक काल जो है 1850 से लेकर अब तक जो चल रहा है उसे हम कहते हैं आधुनिक काल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या समस्त धातु। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। साधित सकर्मक धातु इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो क्रिया का मूल रूप होता है ना, उसको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और जब धातु अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार, जो धातु होती है अकर्मक सकर्मक 2 प्रकार की होती है। और मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातु बनाती है। समझ रहे हैं? तो इसलिए साधित अकर्मक धातु जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जैसे हमसे अगर कह रहे हैं संयुक्त धातु बताओ कौन सा होता है ना? संयुक्त धातु जैसे रोने लगा, है ना? जैसे संयुक्त धातु का मतलब ही होता है कि भाई जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का संयोग जब हो जाता है तो वहाँ संयुक्त धातु होता है। अब रोने लगा, हंस चुका, पहुँच गया, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उन्हें संयुक्त धातु कहते हैं। ठीक है। अब एक ऑप्शन दिया है द्विकर्मक धातु। द्विकर्मक धातु का तात्पर्य होता है कि जब एक से अधिक यानी 2 कर्मों की जब आवश्यकता होती है किसी वाक्य में तो वहाँ द्विकर्मक धातु होता है। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, एक लड़का हो गया, एक वेद हो गया, तो 2 कर्म हो गए ना, तो हम इसको कहते हैं द्विकर्मक धातु। अगला प्रश्न, सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट और सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट।
इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या फिर रूपक अलंकार? 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब है। आप जानते हैं कि भाई जहाँ पर जो है कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो जाए, सारंग 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 सारंग, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ उनका जो है कि अलग अलग हो, एक शब्द अलग अलग बार प्रयोग हो रहा है लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग हो, उस एक शब्द का एक अर्थ ना हो, तो आप कहते हैं यहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहीं देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आप कहेंगे मनु मानहु जनु जानहु, इस प्रकार के जब पहचान मिलता है तो हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्लेष अलंकार, इसमें जो है कि एक ही शब्द एक बार आएगा, उसका अर्थ कई बार अलग अलग बदल के आएगा। यमक और श्लेष में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। यमक में क्या होता है, एक ही शब्द बार बार आएगा और अर्थ अलग अलग रहेगा, लेकिन श्लेष में वो शब्द एक ही बार आएगा लेकिन कई बार उसका अर्थ एक ही काव्य में किया जाएगा, वो श्लेष अलंकार होता है। अब रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है, जैसे अब किसी चीज की तुलना किसी से हूबहू कर दी जाए, तुलना नहीं हूबहू वही कहा जाए। जैसे मेरा बेटा चांद है, तो जब मेरा बेटा चांद है स्वयं बेटे को चांद बता दिया तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। चरण कमल बंदव हरिराई, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल बहुत पूछता है। अगला प्रश्न कह रहा है जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है? भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ऑप्शन करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस या अद्भुत रस? 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है विभत्स रस। जुगुप्सा जो होता है वो जुगुप्सा विभत्स रस का जो है कि स्थायी भाव होता है। अब रस क्या होता है भाई? रस जो है जब काव्य के पढ़ने से जिस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं वे क्या कहलाती हैं? रस कहलाती हैं। अब रस की निष्पत्ति कहाँ से हुई है भाई, ये पूछा जाता है। तो भरत मुनि ने एक जो है कि शास्त्र लिखी थी, नाट्य शास्त्र। क्या लिखी थी? नाट्य शास्त्र। अब नाट्य शास्त्र से ही जो है इसको किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था, और इसी से रस की निष्पत्ति हुई है। और भरत मुनि ने जो रस लिखा था उसमें केवल 8 ही रस थे, उसमें शांत रस का उल्लेख नहीं था। अब जो है शांत रस भी हो गया है और आगे 2 रस और भक्ति और वात्सल्य रस भी हो गए हैं। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, यानी घृणा, जुगुप्सा या घृणा भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और एक जो है देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, मतलब सिर पर बैठकर कौआ जो है दोनों आंख निकाल के खा रहा है। और खींचत जीभई सियार अति ही आनंद उर्धारत, मतलब जीव को सियार खींच रहे हैं और बड़े आनंद जो है कि मिल रहा है उनको। और गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, गिद्ध जो है वो जांघ को खोद खोद के मांस निकाल रहे हैं। और स्वान अंगुरी ने काट काट के खात विदारत, मतलब जो कुत्ते हैं वो अंगुली को काट काट के जो है कि खा रहे हैं। तो इस काव्य को पढ़ने से अंदर से मन एकदम विचलित हो जा रहा है, घृणित हो जा रहा है। तो यहीं पे होता है विभत्स रस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? हमसे कह रहे हैं दृष्टांत, चौपाई, दोहा या फिर सोरठा। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है दृष्टांत, बिल्कुल सही हो जाएगा। चौपाई, सोरठा, दोहा ये तीनों के तीनों छंद के प्रकार हैं। छंद मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि छंद के 3 प्रकार होते हैं। कौन से? वार्णिक छंद, इसके बाद मात्रिक छंद और तीसरा होता है मुक्तक छंद। उसके अंतर्गत जो चौपाई होता है ये जो है सममात्रिक छंद होता है। इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक जो है कि चरण में 16-16 मात्राएं। जो दोहा होता है उसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा जो होता है 11-13 मात्राएं होती हैं। दृष्टांत कोई छंद का प्रकार अपने सामने नहीं होता है। और भी छंद होते हैं जैसे उल्लाला, कुंडलिया, छप्पय, रोला, आल्हा, गीतिका, हरिगीतिका, बरवय, इस प्रकार के और भी छंद होते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष? 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है द्विगु समास। अष्टाध्यायी में द्विगु समास का होना पाया जाता है। देखिए क्या होता है कि जब जो है जिस समस्त पद में पूर्व पद जो होता है वो कोई
संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। और जिसके समस्त पद से जो है कि समूह का बोध होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे अष्टाध्यायी इन्होंने कहा ना, अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्याय का समाहार जो होता है वो अष्टाध्यायी कहलाता है, ठीक है। इसके और एग्जाम्पल जैसे चौराहा, चौपाया, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण, त्रिभुज, ये प्रकार के जो शब्द होते हैं ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। वैसे अगर हम समास की चर्चा करें तो समास होते हैं 6 प्रकार के। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न में कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाड़ी या चिदंबरा? 3 सेकेंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। सन 1961 में सुमित्रानंदन पंत जी को उनके चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब चिदंबरा जो है वो युगवाड़ी से लेके अंतिमा तक की सभी रचनाओं का संग्रह है। इनके युगवाड़ी से लेके अंतिमा तक के सभी कविताओं का संग्रह जो है इस चिदंबरा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है शौरसेनी। अभी मैंने आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसके बाद बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये सारे के सारे शौरसेनी अपभ्रंश के पार्ट हैं। और ये जो ब्रजभाषा है ये पश्चिमी हिंदी का ही पार्ट है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा आते हैं। खड़ी बोली, कौरवी, बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं और जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से निकला हुआ है। तो हमने कहा ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपने कहा शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, अब देखिए सवाल नंबर 20 से 24 जो है वो आपको पूरा ABCD करके एक पूरा वाक्य दिया होगा। वाक्य के जिस पार्ट में गड़बड़ी होगी उस गड़बड़ी को आपको फाइंड आउट करना होगा कि गड़बड़ी पाई कहाँ जा रही है। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। अब इसमें कोई त्रुटि हो तो बताइए। 3 सेकेंड। देखिए इसमें त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी में। कैसे? जब आपने श्रेष्ठतम कह दिया, श्रेष्ठतम का मतलब उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप सबसे का प्रयोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं। ये सबसे का प्रयोग नहीं होगा। सही शब्द वाक्य क्या होगा? रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, ठीक है। मैंने कहा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो उच्चतम शिखर है। क्या है? उच्चतम शिखर है। तो उच्चतम जब मैंने लगा दिया तो सबसे उच्चतम नहीं लगा सकते, सबसे जहां करेंगे वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे का प्रयोग गलत था। अगले प्रश्न में कह रहे हैं ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है। अब इसमें गलती कहाँ है बताइए? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। इस ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है। कहाँ गड़बड़ी है देखते हैं। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय, देखिए प्रातः काल जब उन्होंने कहा तो समय का प्रयोग यहाँ पे गड़बड़ है। जब प्रातः काल कह दिया तो प्रातः काल का मतलब ही होता है कि प्रातः मतलब सुबह के समय। अब दोबारा समय का प्रयोग करना आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा और यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए सही वाक्य हो जाएगा कि भाई ठंड के दिनों में प्रातः काल सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, इसके समय यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। अगला प्रश्न, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। मिस्टेक बताएं। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है। देखिए विसर्जन, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी। विसर्जित जो है विशेषण होता है, यहाँ क्रिया का प्रयोग किया गया। यहाँ क्रिया नहीं, यहाँ विसर्जित का प्रयोग होगा और विसर्जित हो चुकी थी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। इसमें त्रुटि बताएं। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, बिल्कुल सही वाक्य है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगले प्रश्न में कह रहे हैं उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। इसमें त्रुटि बताएं। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है। उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है ना,
शुद्ध गाय का घी नहीं मिलता है, गाय का शुद्ध घी मिलता है, इसलिए शुद्ध यहां से कटकर उठ के यहां पे जाएगा। तो आपने कहा गाय का शुद्ध घी मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा है? प्रश्लिष्ट योगात्मक, आयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक? 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। जो हिंदी जो है आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। अगला, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या पश्च संवृत? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। ऊ जो है वो पश्च संवृत के अंतर्गत आता है। और पश्च संवृत क्या होता है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करना है, पिछला भाग कार्य करता है, तो उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ, ये सारे क्या हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? पश्च संवृत। मध्य जो होता है वो अ होता है, केवल क्या होता है? अ। और अग्र जो होता है वो अ, ई, ए, ये अग्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी या पूर्वी? 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी तो बिल्कुल सही जवाब है। मैंने आपको बताया कि ये सारे जो उपभाषाएं हैं ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं, और शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो पूर्वी हिंदी होती है इसके अंतर्गत 3 बोलियां होती हैं। एक होती है अवधी, दूसरी होती है बघेली और तीसरी होती है छत्तीसगढ़ी। और यही हमारा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी भाषा किसकी बोली है? तो आपने कहा पूर्वी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी का मैंने आपको बताया, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदौली, कौरवी, बांगरू, हरियाणवी, ये सारे के सारे पश्चिमी जो है कि हिंदी के अंतर्गत आते हैं। बिहारी भाषा की बात करें, बिहारी हिंदी की, तो इसके अंतर्गत आते हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। और राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, इस प्रकार के जो बोलियाँ आती हैं ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ओ, ए, आ। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। ए प्रत्यय जो है वह बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कथाएं, लताएं, बहुएं, इन सब में ए का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहां कुशाग्र जो है वो कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक? 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी यानी गुणवाचक तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो विशेषण होता है, विशेषण होता मुख्यतः 4 प्रकार के हैं और चारों प्रकार आपके सामने हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक। ठीक है, ये चारों के चारों यही विशेषण होते हैं। अब ये गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो जो गुणवाचक विशेषण होता है वो विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराता है। जैसे कुशाग्र, यहाँ पे कुशाग्र दिया है ना, ये कुशाग्र हो गया। नया, पुराना, मोटा, पतला, भला, बुरा, है ना, अच्छा, ये सारे सारे किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक। अब सार्वनामिक के अंतर्गत यह, वह, ये, वे। परिमाणबोधक का मतलब होता है कि बहुत सारा धन, है ना, जब मात्रा की बात कर दी जाए तो परिमाणबोधक। और संख्यावाचक जब संख्या की बात करते हैं तो क्या? 4 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग, 4 आदमी आ रहे हैं तो 4 आदमी, 4 जो है वो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न था। अब अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दिया गुरु। और बाकी के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।